नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर का खास शो चुनावी समर की जमीनी हकीकत। आज बात धनबाद लोकसभा सीट की। झारखंड का ये लोकसभा सीट इस बार बेहद ही चर्चा में है। यहाँ की एक खास बात यह है कि इस बार तीनों जेंडर के लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य तौर पर बात करें तो प्रत्याशियों में बीजेपी से ढुलू महतो और कांग्रेस से अनुपमा सिंह मैदान में है। अनुपमा सिंह जहां कांग्रेस से हैं, ढुलू महतो बीजेपी से हैं, तो वहीं थर्ड जेंडर सुनैना भी अपनी किस्मत आजमा रही है। इस सीट की एक और खास बात आपको बता दूं कि दो मुख्य प्रत्याशी जो हैं वो दोनों ही पहली बार लोकसभा चुनाव में मैदान में हैं। इस बारे में और हम चर्चा करेंगे, बाकी इसके चुनावी समीकरणों को भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर विशेष पैकेज पर। लोकसभा चुनाव की बढ़ती तपिश का पारा अब कोयलांचल में ज्यादा चल रहा है। कहते हैं कि कोयले के ढेर से बिना कालिख लगाए किसी का निकलना मुश्किल होता है। ठीक उसी तरह आरोपों प्रत्यारोपों की झड़ी धनबाद लोकसभा सीट पर देखने को मिल रही है। जुबानी जंग में तर्कों के तर्कश से निकले तीर अब सियासी की जगह निजी हमले की शक्ल ले चुके हैं। धनबाद में मतदान के केवल 10 दिन बाकी रह गए। इस बीच चुनावी संघर्ष की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। लड़ाई भाजपा के ढुलू महतो बनाम कांग्रेस के अनुपमा सिंह की हो चुकी है। दोनों ओर से नेपथ्य की कई शक्तियां भी सक्रिय हैं, जो किसी खास से पुराना हिसाब बराबर करने को आतुर है। वैसे देखा जाए तो ढुलू महतो और अनुपमा सिंह दोनों को ट्रेड यूनियनों से ताकत मिल रही है। ढुलू महतो कोयलेरी मजदूरों का संगठन चलाते हैं, वहीं अनुपमा सिंह के ससुर स्वर्गीय राजेंद्र सिंह बड़े ट्रेड यूनियन नेता रहे हैं। पति अनूप सिंह भी इंटक के बड़े पदाधिकारी हैं। हालांकि ढुलू महतो और अनुपमा सिंह दोनों के सामाजिक आधार कुछ मामले में थोड़े अलग तो कुछ में कॉमन है। अब देखना यह है कि दोनों में से कौन कॉमन आधार में से कितना सेंध लगा पाता है। धनबाद के इस रोचक होते चुनावी नजारे का हाल जानते हैं। धनबाद लोकसभा सीट पर खास चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी। आनंद मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो में। आज हम बात करेंगे धनबाद सीट के सियासी समीकरण की। क्या है वहां पर इस बार रणनीति, किस तरह चुनाव होने हैं, क्या मुख्य एजेंडे हैं, किन मुद्दों पर वोटर्स वोट दे रहे हैं, इन सब बातों को हम आज अपने दर्शकों के सामने लाएंगे। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो ये है कि इस बार वहां का सियासी समीकरण क्या है? देखिए, जिस सीट पर आज हम लोग चर्चा के लिए बैठे हैं वो सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इन चीज़ों से कि एक वो बड़ा ही, जिसको कहा जाए कि आर्थिक परिक्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, कोयला की नगरी है, काले हीरे की नगरी है वो जी। और उस शहर में एक बेबसी भी है। बेबसी इसलिए कि धनबाद झरिया के अंदर जो आग लगी है उससे शक्ति जो और झुलसी हुई जो धरती है, और ऊपर जो रहने वाले विस्थापित हैं उनकी पीड़ा, उनका दर्द, और फिर उस काले हीरे की काली कमाई का पूरा वो साम्राज्य, और उस काली कमाई करने वाले लोग बोले अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उस पूरा जो कारोबार है कोयला का, उस कोयले के कारोबार का एक चेहरा भी धनबाद है, और उसकी अपनी राजनीति में धाक और धकल है। मतलब वो सीट गन पावर, मसल पावर को प्रभावित करने वाली सीट है। तो मैं ये चर्चा इसलिए आपसे किया कि वो सीट का पहले कैरेक्टर समझ लें, और एक ग्रामीण इलाका, और उसमें अभी फिर ये नया जो 2024 का चुनाव, तो इस चुनाव में पृष्ठभूमि तो जो धनबाद की रही है वो अमूमन आज़ादी के बाद, तो जैसा कि सारे सीटों पर कांग्रेस का प्रभुत्व हुआ करता था, तो ऊपर से जो आप समझेंगे कि 52, 57 और 62 का जो चुनाव था वो कांग्रेस ने वहाँ जीता था। तो पहले जो वहाँ के सबसे पहले जो सांसद हुए पीसी बोस थे, प्रशांत चंद्र बोस उनका नाम था, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, और पहले में बाहर से आए थे, बांग्लादेश के रहने वाले थे। तो कहें कि अगर पहला कोई सांसद बने उनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। दूसरे सांसद वहाँ पर पीआर चक्रवर्ती भी विश्व रूप से बाहर ही थे, पुरुलिया के रहने वाले थे। वो मानभूम से सटा हुआ इलाका धनबाद का था, तो एक दखल था उस इलाके में बंगालियों का शुरुआती दौर में। और जो पीआर चक्रवर्ती वो नेहरू जी के काफ़ी करीबी थे, और नेहरू जी की चिट्ठी लेकर के वो सीधा नॉमिनेशन के लिए आए थे धनबाद, वो कैसे प्रत्याशी थे। तो उन्होंने पर्चा भरा, कांग्रेस की धाक और पूरी जमात लगी हुई थी, तो वो चुनाव जीत गए। तो ये माना जाए कि ये सीट शुरू से ही काफी खास रही है। हाँ, खास रही है। मतलब उस सीट पर जो हिसाब से था उसमें तो कांग्रेस का पहला दखल था, और खास ये था कि आप समझिए कि नेहरू जी की चिट्ठी लेकर के आना, वहाँ से नॉमिनेशन करना और फिर चुनाव जीत जाना। और कहा जाता है कि पीआर चक्रवर्ती जो है तो फिर कभी लौट के धनबाद नहीं आए, नॉमिनेशन किया, चुनाव जीता और चले गए।
और इसी बीच जो 3 बार जो कांग्रेस वहां से जीतती है, उसके बाद रामगढ़ राज परिवार का, जिसमें हम बार बार जब चर्चा करते हैं, झारखंड में जब पहली मैंने 2-3 दशकों की आज़ादी की जो का चुनाव होता है, उसमें आपने देखा भी होगा, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया और धनबाद में भी रामगढ़ राज परिवार घुसता है। और पहली बार आप देख रहे होंगे कि जो कांग्रेस को जो धक्का मिलता है, वो झारखंड में रामगढ़ राज परिवार ही देता है अलग अलग सीटों पर। तो वो एक है। तो यहाँ पर भी वो आपकी रानी ललिता राजलक्ष्मी 67 के चुनाव में 1967 के चुनाव में वो आती हैं, और वो काठमांडू के राणा परिवार की बेटी थी। और कामाख्या नारायण सिंह जो रामगढ़ में थे, राजा थे, उनकी वो पत्नी थी। तो वो आई, और जो विजय रथ था कांग्रेस का, जो शुरुआती 3 जो चुनाव थे, उसको उन्होंने रोक दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ी और चुनाव वो जीत करके गई। फिर 71 में कांग्रेस कम बैक कर जाती है वहाँ पर, और उसमें हमको लगता है राम नारायण शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीतते हैं। 71 के बाद वो 77 का दौर आता है, और 77 में जब हम आज बात कर रहे थे धनबाद की उस काली कमाई की, उस साम्राज्य की, और एक बदलते राजनीति की, जहाँ कोई मूल्य नहीं, कोई ईमानदारी नहीं, उसी रामगढ़ ने 77 के चुनाव में ए.के. राय जैसे शख्सियत को दिया। ए.के. राय मतलब जिसको कहें कि हमको तो झारखंड के पूरे उतने फक्कड़, उतने ईमानदार, उतने निष्ठावान, जो अपनी आखिरी जिंदगी भी 2 कोठरी में गुजार दी, रबड़ का चप्पल पहनना, और कोई मैंने कुर्ता पैजामा भी जो देख पाया था, तो कुर्ता पैजामा भी आयरन का नहीं, तो उस तरह के ईमानदार व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, और लगातार वो मतलब लगभग धनबाद को 3 बार सांसद रहे। 71 में उन्होंने, 77 में जीता, 80 में जीता, 89 में वो सांसद बने। तो इस रामगढ़ ने वैसे ए.के. राय को भी एक्सेप्ट किया, जो संघर्षशील मजदूरों की आवाज़, मजदूरों के हक की बात करने वाले, और वो केमिकल इंजीनियर थे। और बताते हैं कि 77 का चुनाव जो ए.के. राय ने लड़ा था, वो जेल से लड़ा था। वो विधायक थे सिंदरी से, और उन्होंने इस्तीफा दिया जयप्रकाश जी के आह्वान के बाद, संपूर्ण क्रांति के बाद जेल से ही चुनाव लड़े। और उस जेल से लड़ने वाले उस ए.के. राय का आज तक किसी ने रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया। वो 69% वोट लाए थे। मतलब एक आम आदमी जब चुनाव लड़ता है, तो उसका प्रतिबिंब आप वो 77 के चुनाव को आप देख सकती हैं कि वो ए.के. राय जेल में है और चुनाव लड़ रहे हैं, लोग अपने से वॉल राइटिंग, अपने से प्रचार अभियान चलाना, और 69% वो रिकॉर्ड आज तक किसी ने ध्वस्त नहीं किया। तो एक बहुत ही मेहनत कश की आवाज़ रहे ए.के. राय, वो जीतते हैं। 89 84 में जो वो वेव आता है, लगातार 2 बार सांसद बनने के बाद ए.के. राय जी के 77 और 80 में, तो 84 में शंकर दयाल सिंह वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। तो वो स्वाभाविक तौर पर था, इंदिरा गांधी की सहानुभूति का लड़ था, तो ए.के. राय का बहुत करिश्मा और वो चीज़ नहीं चल सका। और 91 में भाजपा की वहाँ एंट्री हो जाती है, और जो हम लोग देख रहे थे झारखंड के लगभग सीटों में जो भाजपा जहाँ अपना एंट्री करती है, हर सीटों, 91 का दौर, 90-91 का दौर था, वो राम मंदिर का दौर था। और हम लोग राम के प्राण प्रतिष्ठा के दौर में बैठे हुए 2024 में, तो दोनों मुद्दे अभी चल रहे हैं, 91 वाला भी और अभी वाला भी। तो मतलब ये 91 से लेकर के 99 तक डॉक्टर रीता वर्मा धनबाद का प्रतिनिधित्व करती है। वो शहीद रणधीर वर्मा की पत्नी थी, और वो खुद 91 में 2 फैक्टर्स था, एक तो राम मंदिर वाला मामला था, और दूसरा जो शहीद रणधीर वर्मा थे, उनकी सहानुभूति लहर भी थी। तो वो मतलब 99 तक 4 बार चुनाव जीतती हैं, लगातार 4 बार जीतती हैं। उसके बाद वहाँ पर 2004 में कांग्रेस के ददे दुबे, जहाँ पर यूपीए ने सारी सीटें 13 सीटें जीती थी झारखंड के अंदर, 13 सीटें, उसमें 2004 के दौर में चंद्रशेखर दुबे चुनाव लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। 2009 में विधायक रहे पी.एन. सिंह को भाजपा टिकट देती है। 2009 से लेकर के 2019 तक पी.एन. सिंह उस सीट पर हैट्रिक बनाते हैं। और पी.एन. सिंह जो है, तो मतलब वो एक मतलब इसको कहें कि बड़ा सरल और बड़ा कनेक्टिंग सांसद धनबाद के माने जाते थे। तो लगातार सारी चीज़ों के बाद भी, सारी गणित के बाद भी वो चुनाव जीतते रहते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें पूरे दौर में ये कांग्रेस ने वहाँ पर अब तक, जिसमें 52 से लेकर के 2004 तक जोड़े, तो 6 बार चुनाव जीता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 91 के बाद 2019 तक का जो चुनाव हुआ है, उस 8 चुनाव में 7 बार भाजपा जीती है, जिसका आपने जिक्र किया कि बड़ा सेफ सीट है ये। तो इस लिहाज से बहुत ही सेफ सीट है भाजपा के लिए। और मैं बताऊं कि लगभग जो पिछला चुनाव था, वो चुनाव
पीएन सिंह ने देश भर में, जिसको अगर सर्वाधिक वोटों की गिनती वाला सीट माना जाए, जिसमें जो बड़ा ही कौन जीता है उन सीटों को, तो उसमें पीएन सिंह का नाम था। लगभग 5 लाख वोट से उन्होंने चुनाव जीता। अच्छा जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पिछली बार, अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे, पिछले बार पीएन सिंह ने 5 लाख वोट से चुनाव जीता, लेकिन इस बार बीजेपी ने जस्ट फॉर अ चेंज अपना प्रत्याशी बदल दिया है। इस बार उन्होंने ढूलू महतो को टिकट दिया है। तो आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे क्या सियासी समीकरण होगा? लेकिन सियासी समीकरण तो इसके पीछे कुछ बड़ा दिखता नहीं है, लेकिन भाजपा के पास जो पीएन सिंह का जो चेहरा, जो जिन्होंने 3 बार सीटें जीती थी और बड़े मार्जिन से जीती थी, बिल्कुल, ये रिकॉर्डेड मार्जिन है। लेकिन अब उनकी उम्र बहुत हो गई थी, और जब से लोकसभा की सुगबुगाहट हो रही थी, तो अगर जिसको लोग ये कह रहे थे कि कंफर्म, मतलब किन्हीं कारण विशेष से नहीं, कोई परफॉर्मेंस से नहीं, कोई उनके किसी चीज़ों को लेकर के नहीं, या कोई ऐसा कोई फीडबैक था धनबाद को लेकर कि भाजपा लूज नहीं करेगी अगर सीट चेंज नहीं करेगी, लेकिन एक मसला था उनकी उम्र जो थी, वो मुझे लगता है कि, और धनबाद में चेहरे बदलने के कोई फैक्टर्स बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि 91 से लेकर के 2019 तक आप 8 चुनाव में 7 चुनाव जीत रहे हो, तो इसका मतलब है कि फील्डिंग बहुत ही तगड़ा है धनबाद में बीजेपी का। बिल्कुल, बीजेपी की अभी हमने बात भी किया कि ये बीजेपी की काफी सेफ सीट इसे कहते हैं। तो ये तो बात बीजेपी की हो गई। कांग्रेस ने इस बार वहां से ददई दुबे को मौका नहीं दिया। इस बार कांग्रेस ने अनुपमा सिंह को मैदान में उतारा। तो क्या लग रहा है इसके पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है? क्या चाहती है कांग्रेस उसके पीछे? देखिए, कांग्रेस के पास जब किसी सीट पर आपके विरोधी ने बहुत मजबूत घेराबंदी कर ली ना, तो बहुत मन मिजाज से कार्यकर्ता भी 5 साल वहां नहीं लगे रहते हैं, तो उसका क्या होगा ना कि कोई ग्रूम नहीं होगा नया चेहरा। ठीक है, तो धनबाद तो ऐसे हालात में है कि अब 7 बार से जीत रही है कोई पार्टी, उस समय तो बहुत मजबूत चेहरा कांग्रेस के पास खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो अब पिछले बार इन्होंने हायर एंड फायर के मामले में कीर्ति आजाद को लड़ा दिया। कीर्ति आजाद भी कुछ बड़ा नहीं कर सके, तो ये सारा चीज जो है, तो कांग्रेस ने उसमें टटोला, तो उनको लगा कि हम जो है एक अपने हिसाब से जातीय गोलबंदी के हिसाब से जो जातीय गोलबंदी करा सके, और जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जिस खास जाति वर्ग का उस सीट पर, उसके साथ मोबिलाइज करने के लिए, और एक महिला उम्मीदवार हम उतारे, एक नया प्रयोग करें। मुझे लगता है कि बस यही कारण है कि अनुपमा सिंह को टिकट मिल गया, क्योंकि जब अनुपमा सिंह को टिकट मिला, और जब पहले राउंड में आप देखेंगे कि गुड्डा का भी सीट जो है डिक्लेयर हो गया था, दीपिका पांडे सिंह का, तो कांग्रेस में जब 2-2, 3-3 महिला उम्मीदवार हो गई, तो इसके बाद कांग्रेस ने दीपिका पांडे का सीट जो है सो रिकॉल कर लिया, बैक कर लिया, लेकिन अनुपमा सिंह को वहां रखा। तो अब कांग्रेस को ये लग रहा है कि एक महिला चेहरा है, एक जो हमारा अपना फिक्स समीकरण है इंडिया गठबंधन का, उसमें हम अगर किसी अगड़े को उतारते हैं तो एक मोबिलाइजेशन उस इलाके में होगा उस आधार पर। जी आनंद जी, हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे। चलते हैं फिलहाल फील्ड में और जानते हैं कि वहाँ के जो वोटर्स हैं उनके क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर वो वोट देना चाहते हैं। उन्हीं को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ धनबाद से हमारे साथी संजीव झा जुड़ चुके हैं। तो संजीव, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर धनबाद के जो वोटर्स हैं उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वो इस बार वोट देने जा रहे हैं? अनेहा जी, जैसा आपको पता है, धनबाद में 25 मई को मतदान होना है। यहाँ लगभग सभी प्रत्याशी अपने चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। स्टार प्रचारक भी धनबाद में आना शुरू कर दिया है। अभी कल ही असम के सीएम यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी पर चुनाव प्रचार किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आने वाले हैं। बहरहाल धनबाद के जो मुद्दे हैं, जो प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं, इस पर अभी जनता खामोश है। लेकिन जो विषयों से, जिन का चिंताओं से लोग यहाँ चिंतित हैं, उनमें है कि एक एयरपोर्ट बहुत बड़ा मुद्दा है धनबाद का। धनबाद जैसे बड़े शहर में एक भी एयरपोर्ट नहीं है। बोकारो में एक बन रहा है, लेकिन वह अभी बहुत दिनों से अटका हुआ है। इसको लेकर के कई संगठनों के द्वारा आंदोलन किया जाता रहा है। सभी प्रत्याशी इस पर बोलते रहे हैं। इस बार भी हर जगह प्रत्याशियों को, खास करके बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को इस पर जवाब देना पड़ रहा है। इसी तरह यहाँ पलायन का मुद्दा, रोजगार, पहले धनबाद में लोग रोजगार के लिए आते थे दूसरे शहरों से। आज यह स्थिति हो गई, धनबाद से लोग रोजगार के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं। शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उच्च शिक्षा, खास करके यहाँ पर बड़े सरकारी कॉलेज या निजी कॉलेज भी कहें तो नहीं के बराबर हैं। खास करके जैसे MBA, लॉ या और भी कई तरह के प्रोफेशनल कोर्स की डिग्रियाँ के यहाँ पर नहीं की कोई व्यवस्था है। हर साल छात्रों को बड़ी संख्या में अप्लाई करना पड़ता है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। इस पर मतदाता चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशी आए जो उनकी समस्याओं का समाधान करें।
बीजेपी की ओर से धनबाद सीट पर जब ढुल्लू महतो को टिकट मिला था तो सरजू राय ने मोर्चा खोल दिया था। क्या लगता है कि क्या अब वो चुनावी मैदान में नहीं है, तो क्या लगता है कि सरजू राय कोई फैक्टर है? देखिए, जब ढुल्लू महतो को टिकट भाजपा ने दिया तो जो सरजू राय जी हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने उसका विरोध किया और ढुल्लू महतो के खिलाफ, जैसा आपने बताया भी, मोर्चा खोला और एक राजनीतिक तापमान तो कुछ दिनों के लिए उन्होंने बढ़ाने का काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपना नफा नुकसान भांप लिए होंगे सरजू राय, और उसके बाद उन्होंने अपने को चुनावी मैदान से दूर किया। तो एक उस समय तो एक सेंटर फोकस में धनबाद की सीट और सरजू राय के बीच का मामला आ गया था। लेकिन अब सरजू राय ने अपने उम्मीदवार वहाँ उतारे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई फैक्टर है अभी उनका उम्मीदवार वहाँ से। अब सरजू राय लड़ते चुनाव तो एक अलग अंदाज होता, एक अलग मिजाज होता, तो अंदाज और मिजाज हमको नहीं लगता उनकी पार्टी से जो लोग हैं वो कुछ कर पाएंगे, कुछ गुल खिला पाएंगे। धनबाद को भले ही बीजेपी का सेफ सीट कहा जा रहा है, जैसे कि अभी हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से बड़े मजदूर नेता ए.के. राय भी 1-2 बार चुनाव जीत चुके हैं, 3 बार। तो आपको क्या लगता है कि इस सीट पर कोयला मजदूरों की राजनीति का प्रभाव अभी भी है? जबरदस्त है। कोयला मजदूरों, मेहनत कशों का जो वहाँ की राजनीति पर एक जो उसका एंगल है, कौन है और ए.के. राय जैसे लोग जब जीते हैं तो उसके पीछे की कुछ वजह होंगी, कुछ डिमांड्स होंगे, उसका कुछ जमीन बना हुआ होगा, कुछ तैयार होगा। लेकिन अब जिस तरह से ट्रेड यूनियंस और इन चीज़ों के कमजोर हालात हुए हैं, तो उसमें अब ए.के. राय की जैसी बात आप कर रही हैं, तो ए.के. राय तो वो शख्स थे ना जो शिबू सोरेन को, जो अलग झारखंड राज्य का जो लड़ाकूपन था शिबू सोरेन के पास, जो शिबू सोरेन का संघर्ष था, उसको किसी ने वैचारिक धरातल दिया तो ए.के. राय, विनोद बिहारी महतो जैसे नेताओं ने दिया। और उस क्षेत्र में विनोद बिहारी महतो हो, ए.के. राय हो, तो पूरे मुखरता के साथ मजदूर आंदोलन के लिए लेकर सक्रिय रहे। और आज वो मजदूर के डिमांड्स आज भी हैं, तो स्वाभाविक है। ढुल्लू महतो भी, जैसे आप देखें, मैं तो विधानसभा देखता हूँ तो ढुल्लू महतो के हर सेशन में 2-4 सवाल वहाँ के कोयला मजदूरों के होते हैं, वहाँ के जो विधायक होते हैं उनके सवाल होते हैं। तो यानी कि वो इशू तो है जिसको एड्रेस किया जाना है। अब वो किनके साथ है, उन मजदूरों की गोलबंदी किनके साथ है, मजदूरों के मुद्दे उठाने वाले कितने प्रखर और कितने ईमानदार हैं, वो अलग बात है आज की राजनीतिक दौर में। लेकिन वो मुद्दा है, विस्थापितों का मुद्दा है। ये मुद्दा होगा कि मजदूर किनको सपोर्ट करते हैं जी, ये एक बड़ी बात हाँ, बड़े पूरा मजदूर तो प्रभावित करते हैं जी। हम आपके साथ बातचीत जारी रखेंगे, फिलहाल ग्राउंड पर चलते हैं और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम जानेंगे। संजीव जी, ये बताइए कि इस बार जो प्रत्याशी मैदान में है वो किन किन एजेंडों के साथ मैदान में है? जो वोटर्स हैं वहां पे उनको लुभाने के लिए कौन कौन से वादे किए जा रहे हैं, और क्या है इस बार वहां का अहम चुनावी मुद्दा और एजेंडा? है पूरे दुनिया में धनबाद कोकिंग कोल के प्रसिद्ध है। यहाँ कोयला मजदूर भी काफ़ी संख्या में, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से आउटसोर्सिंग की यहाँ पर प्रमुखता से बढ़ी है, जो मजदूर हैं अब आउटसोर्स पर ज़्यादा आ गए, उनकी भी बड़ी समस्या है, जिस पर भी प्रत्याशियों को जवाब देना पड़ रहा है। यह भी एक बड़ा मुद्दा है। एक स्वास्थ्य का है, यहाँ कोई बड़े सरकारी अस्पताल नहीं है। जो यहाँ सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल है उसमें भी न्यूरो, कार्डियक के कोई व्यवस्था नहीं, कोई डॉक्टर्स नहीं है, कोई यूनिट नहीं है। यह सब परेशानियां हैं जिन पर यहाँ के प्रत्याशियों को जवाब देना पड़ रहा है। इन पर जो प्रत्याशी ज़्यादा अच्छे से अपनी बात को रख पाएंगे, मुझे लगता है उनको ज़्यादा जनता का समर्थन मिल पाएगा। जैसा कि अभी आप जान रहे हैं, धनबाद में ही नहीं पूरी दुनिया में अब जो है प्रत्याशी न केवल जमीन पर बल्कि आभासी दुनिया का भी सहारा ले रहे, प्रचार प्रसार के लिए उनके साथ सोशल मीडिया की टीम चल रही है, लगातार अपडेट्स कर रहे हैं। इसके बावजूद प्रमुख प्रत्याशी जो है पूरे दिन गर्मी में भी गली गली घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, रोड शो हो रहा है, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, आम सभा भी हो रही है, घर घर जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है। अब जनता इनको क्या किसके पक्ष में अपना मत देती है तो आने वाले समय में यानी 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इतना अभी धनबाद से मैं संजीव झा, प्रभात खबर के लिए। तो हमने बात की आज धनबाद लोकसभा सीट के बारे में, हमने जाना यहाँ का सियासी इतिहास, इस बार के एजेंडे और वोटर्स के मुद्दे को भी हमने देखा। भाजपा का ये जो सेफ सीट कहा जाता है, ये इस बार के चुनाव में या सेफली निकलेगी या फिर कांटे की टक्कर में फंसेगी, ये तो देखने वाली बात होगी, और इसके नतीजे तो 4 जून को ही आएंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आपके लिए हम अगली बार जरूर लेकर आएंगे एक और लोकसभा सीट का सियासी समीकरण। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।